क्या आप जानते हैं कि आपके फेवरेट इंडियन ब्रांड इंडियन भी नहीं है? जोमेटो में फॉरेन होल्डिंग 54% है और स्विगी में फॉरेन होल्डिंग 86%। मानो हमारे फेवरेट फूड ऑर्डरिंग एप्स बिक गए और ये कोई नई कहानी नहीं है। इंडिया में स्लोली बट स्टडीली ये ट्रेंड दिख रहा है कि फॉरेन ओनरशिप बढ़ती जा रही है इंडियन कंपनीज में। एक साइड में एक खुशी की बात है कि फॉरेनर्स इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनको विश्वास है हमारी मार्केट पे और हमारी सरकार पे। पर एक साइड पे ये इनडायरेक्ट कोलोनाइजेशन का डर है कि अगर विदेशी कंपनी सारा मार्केट निकल जाए तो इंडियन कंपनीज के लिए क्या बचेगा। लेकिन कहीं तुम हार गया तो तुम हमको ट्रिपल टैक्स यानी 3 गुना लगान देगा। हम उन कंपनीज और उन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो आपकी फेवरेट है, जो आप डे टू डे यूज करते हो, पर आज जो इंडियन नहीं रहे। Do you know how much of Zomato is owned by foreigners versus Indians? If I have to take a guess, 40% by foreigners, 60% by Indians. It's a little bit higher than that. 54% is owned by foreigners and the rest by Indians. तो व्यूअरशिप डिस्क्रिप्शन एडवाइस थोड़ा बुरा लग सकता है। पेटीएम, आप में से कितने लोग पेटीएम यूज करते हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। पेटीएम जो नोटबंदी के बाद इंडिया में छा गई थी, पेटीएम करो, वो मेजॉरिटी चाइनीज कंपनी थी। अब नहीं है तो ये तो खुशी की बात है। नहीं चाइनीज को चिंगचोंग बोल के इन्होंने गोरों से पैसे लिए। नतीजा 70% ऑफ पेटीएम आज फॉरेनर्स ओन करते हैं। वैसे ही डिलीवरी में 67% फॉरेन होल्डिंग, मैक्स हेल्थ केयर में 52% और एक्सिस बैंक में 49%। अच्छा लगता है ये देख के कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, पर जब मेजॉरिटी पैसा फॉरेनर्स ले जाए तो थोड़ा दुख होता है। ये नोट करना जरूरी है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ये इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो विचार चैनल पे हमारी लड़ाई फॉरेन स्टेक पे नहीं है, फॉरेन मेजॉरिटी स्टेक पे है। अगर कोई कंपनी ने एक माइनॉरिटी स्टेक फॉरेनर्स को बेचती है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर जब वो मेजॉरिटी स्टेक बेचती है तो उस कंपनी को फॉरेनर्स चलाता है। तो आप में से कई लोग सोचते होंगे कि ये लोग इंडिया में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण है कि इंडियन इन्वेस्टर्स इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करते। क्यों जानते हैं इस वीडियो में। फॉरेन कंपनीज ने इंडिया पे कब्जा कर लिया है। ओयो का 55% स्टेक फॉरेनर्स ओन करता है, क्रेडिट का 50% और फ्लिपकार्ट का 77%। इंडिया में आजकल बहुत पैसा है। SIPs और इंडियन स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे, पर ये सब होने के बावजूद हम आज भी निर्भर है अरेबिक और वेस्टर्न नेशंस पे इन्वेस्टमेंट के लिए। भारत माता एक रीजनल पावर ऑलरेडी बन चुकी है और वो सुपर पावर होने के सपने देख रही है। India, one of the largest countries in the world, with a highly skilled population that the West just can't hire fast enough, with a history of toppling empires, and now it has an economy many think will topple one more. As a market, हम Indians बहुत कंज्यूम करते हैं। 2017 to 2019 में out of $110 billion of investments in Indian companies, more than 80% is foreign capital। तो सब पैसा फॉरेनर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडियन इन्वेस्टर्स या फिर इंडियन कंपनीज इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? जानते हैं डिटेल। रिस्क अवर्स इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर हमेशा से रिस्क अवर्स रहा है, यानी कि रिस्क से दूर भागो। सरकारी नौकरी है? नहीं, प्राइवेट। मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। सॉरी, लेकिन आपको इस उम्र में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। आपने ये नोटिस किया होगा कि बचपन में आपके माता पिता ने आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है और किसी अनोखी चीज करनी है, जैसे कि गिटार बजाना है या फिर म्यूजिशियन बनना है, आपके पेरेंट्स उसके सख्त खिलाफ। और जो सेफ प्रोफेशन थे जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर या फिर IT, वही इनकरेज करते थे। 1978 मेरा जन्म 5:15 पे हुआ और 5:16 पर अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। एंड माय फेट वाज सील्ड। मैं क्या बनना चाहता था साला किसी ने पूछा तक नहीं। कुछ कम्युनिटीज जैसे कि मारवाड़ीज, गुजरातीज, सिंधीज और पंजाबीज को अगर एक्सक्लूड किया जाए तो 1990s में कि बाकी सारे इंडियंस को एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करने का व्यापार करता है। हमारे पेरेंट्स का एक मंत्र था, स्टडी हार्ड, गेट अ गुड जॉब, बाय अ हाउस ऑफ योर ओन, पे टैक्सेस, प्ले इट सेफ, रिटायर। क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये बिल्कुल साफ दिखता है। रिस्क टेकिंग में हम चाइना से नीचे आते हैं और पाकिस्तान से भी। इंडियाज डार्क पास्ट। एडवांस इकोनॉमी जैसे कि US और कनाडा को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस हमसे 200-300 साल पहले मिली थी और उनकी इकोनॉमी बड़ी चंगी थी जब अंग्रेज वहां से निकल गए। इसे कंपेयर करो इंडिया से, जहां हमारा ट्राइस्ट विद डेस्टिनी था पॉवर्टी से, कास्टिज्म से, मैलन्यूट्रिशन से।
अंग्रेजों ने जो भी था पूरा लूटा और इंडिपेंडेंस के बाद सोशलिज्म और करप्शन की वजह से ये इंश्योर किया कि 1990s तक इंडियंस को ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज का मौका नहीं मिला और जिनको मिला वो देश से रवाना हो गए। आज हम उनको NRIs कहते हैं, इंडियाज लैक ऑफ ट्रस्ट। इंडिया हमेशा से ही बहुत डिवर्स कंट्री रहा है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया इन द ट्रू सेंस कभी यूनाइट हुआ ही नहीं। अलग धर्म, इतना तो हम खुद ही बता सकते हैं, ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये जैन है और ये तुम्हारी बिरादरी की है। अलग जात, ये लड़की क्या कर रही है? मुन्नी, पाकिस्तान। ब्राह्मण कहकर कर लाया था इसे। और अलग भाषा, सरी इदु तप्पना ना पेसवरला इदु यन्नोड मान प्रचना। सरदार जी, अब क्या बोल रहा है? बाप बोल रहा है कि इस सब बात का फैसला मिलजुल के बैठ के कर लेंगे। हाँ, वो नहीं, वो लंबू क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि बात अब गलत सही की नहीं है, बात उसकी इज्जत की है। नफरत और कई बार झगड़े का कारण बन जाता है। एक उदाहरण देता हूँ, एक कन्नड़ी का ब्राह्मण एक दूसरे कन्नड़ी का ब्राह्मण पे कई गुना ज्यादा विश्वास करेगा एक कन्नड़ी का लिंगायत की तुलना में। उसी तरीके से एक गुजराती पटीदार या फिर पटेल एक और गुजराती पटीदार पे ज्यादा विश्वास करेगा एक गुजराती कुली की तुलना में। बाबूजी, हम ब्राह्मण हैं और वो यादव, यदुवंशी, कैसे होगा? यही टेंशंस कई सर्वेज ने दिखाया है इंडियंस को रोकती है क्रॉस इन्वेस्टमेंट करने में। इंटरकास्ट टेंशंस और सस्पिशंस ने इंडिया की स्टार्टअप सिस्टम पे रोक लगा दी है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं बिहारी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड मारवाड़ी है। लास्ट रीजन है कि इंडिया का स्टार्टअप सिस्टम आज भी काफी नया है। वेस्टर्न नेशंस जैसे कि जर्मनी और यूएस की तुलना में हिंदुस्तान का स्टार्टअप इकोसिस्टम रिलेटिवली काफी नया है। जहां वेस्ट में 60-70 इयर्स पहले स्टार्टअप्स आने लगे थे, इंडिया में हार्डली 20 इयर्स पहले आ गया। 1977 में एप्पल ने यूएस में $2.5 लाख रेज किए थे और माइक्रोसॉफ्ट में 1981 में $10 लाख। जहां यूएस 1970s में मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज करी थी, भारत 1970s में एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। महाराष्ट्र में 1972 में एक सीवियर ड्रॉट आ गया था जिससे 25 लाख फार्मर्स अफेक्ट हो गए थे। 1979 में वेस्ट बंगाल में एक सीवियर ड्रॉट आया था जिससे 17% एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होगी। ये याद रखिए कि ये वो दौर था जहाँ पे इरिगेशन और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं थी। और टू टॉप इट ऑल ऑफ 1971 में बांग्लादेश वॉर हुई थी जहाँ लाखों बेचारे भूखे लोग आए थे इंडिया में रेफ्यूजीज बन के, और 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। तो जो वेस्ट को 60-70 इयर्स मिला है सिस्टम को परफेक्ट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप आज भी इंडिया में बहुत नया है। द गुड न्यूज इज कि इन सब प्रॉब्लम्स होने के बावजूद इंडिया आज नंबर 3 है लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड में। 2021 में हमने 83,000 प्लस स्टार्टअप्स रजिस्टर किए थे और 2022 में हमने 1 लाख प्लस स्टार्टअप्स रजिस्टर किए। अब मानो या ना मानो, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उस देश के लिए जो सिर्फ 50 साल पहले भूखमरी से गुजर रहा था। प्रॉब्लम्स तो है पर धीरे धीरे सॉल्यूशंस दिख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना आपके एक IAS फ्रेंड से या फिर MBA करते हुए फ्रेंड से। मिलते हैं वापस अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। जय हिंद।